गुड इवनिंग बच्चों। हेलो दोस्तों, सब कैसे हो? आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं प्रोटोजे एकेडमी में। और मैं आपका अपना केडी सर आपके लिए लेके आया हूं जो लेखा शास्त्र है उसका अपन फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। और उसमें अपन बात करते हैं लेखांकन एक परिचय। लेखांकन एक परिचय का अपन ने पिछले वीडियो में देखा, कई चीजें अपन ने पढ़ी। और कल मैंने जहां से खत्म किया था अपन बात कर रहे थे आधारभूत शब्द की। किसकी बात कर रहे थे अपन? जो आधारभूत अपने शब्द है उनकी बातें कर रहे थे अपन। तो आधारभूत शब्द मैंने आपको यह बताया कि इकाई क्या होती है, इकाई किसे कहते हैं। मैंने आपको यह बताया कि लेन देन किसे कहते हैं, लेन देन क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि परिसंपत्तियां या असेट्स वो क्या होती है। मैंने आपको बताया लायबिलिटीज यानी देयताएं क्या होती है। मैंने आपको बताया पूंजी, पूंजी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, ये अपन ने चर्चा कर ली थी। सेल्स, विक्रय, विक्रय मैंने आपको बता दिया था विक्रय किसे कहते हैं। जब एक दुकानदार द्वारा एक व्यवसायी के द्वारा जो माल बेचा जाता है किसी व्यक्ति को, वो क्या होता है, विक्रय। एक मैंने आपको बताया था आगम, बताया था कि आगम क्या होती है। तो आगम अपने वस्तु बेचते हैं, माल बेचते हैं और अपन को जो बदले में राशि प्राप्त होती है, पैसे प्राप्त होते हैं, अपन चाहे वो कमीशन से प्राप्त हो, अपन माल बेचने से प्राप्त हो, यानी व्यापार में जो राशि आ रही है व्यापार के थ्रू, वो क्या अपनी आगम्य मैंने बताया था। खर्चा मैंने बताया था वे किसे कहते मैंने बताया था। लाभ क्या होता है मैंने परिभाषा बताई थी। लाभ क्या होता है, लाभ क्या होता है मैंने बताया था कि अपने खर्चे कम है, इनकम ज्यादा है, आय ज्यादा है, यानी खर्चों पर आय का अधिक के क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। मैंने आपको बताया था हानि, इससे ठीक विपरीत उल्टा कर लो। इसमें क्या होता है, खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और अपनी आय कम होती है, वो क्या है, हानि होती है। अब अपने और कई सारे शब्द है अपने पास में, उनकी अपन चर्चा करते हैं। शायद मैंने आपको कल बट्टा नहीं बताया था, एक होता है इसमें बट्टा। बट्टा किसे कहते हैं आज अपन बात करते हैं। कई और जो शब्द अपने पास में बच गए उनकी अपन बातें करते हैं। तो इसमें एक अपने पास में आता है बट्टा शब्द। क्या आता है, बट्टा शब्द। बट्टा किसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट। तो अपने जब सवाल करेंगे तो अपने डिस्काउंट इंग्लिश में लिखेंगे अपन, बट्टा। डिस्काउंट क्या होता है, तो डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, बट्टा दो प्रकार का होता है। यानी कहने का मतलब पहले तो अपन बट्टे की परिभाषा देखेंगे, यानी जो छूट दी जाती है, जो छूट दी जाती है उसे अपन बट्टा कहते हैं। छूट दी भी जा सकती है, छूट ली भी जा सकती है, छूट दी भी जा सकती है, छूट ली भी जा सकती है। अपन पहले देने की बात करते हैं, अपन वैसा ही अपन छूट देते हैं। तो छूट जो दी जाती है उस छूट को क्या कहते हैं, नहीं जो माल बेचते हैं और ये जो उसकी प्राइस होती है, विक्रय मूल्य होता है, उसमें से अपन जो राशि कम करके उसको माल देते हैं, बेचते हैं, तो जो कम राशि की है उसे क्या कहते हैं अपने, बट्टा कहते हैं। तो बट्टा एक तो बट्टा होता है व्यापारिक बट्टा। क्या होता है, व्यापारिक बट्टा होता है एक। तो अपने व्यापारिक बट्टा कौन सा होता है, व्यापारिक बट्टा वह बट्टा होता है जब एक व्यवसायी के द्वारा माल बेचते समय या माल का विक्रय करते समय जो छूट दी जाती है उसे क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। कोई ग्राहक आया अपने पास में या कोई लेडीज आई अपने पास में, अपन को पता है ये तो ऐसे तो पूरी राशि अपन को देने वाले नहीं है। अपने विक्रय मूल्य किसी वस्तु का क्या है, अपन उसकी प्राइस एमआरपी कितनी है, 100 रुपये, और वो लेडीज आई है और कोई आया अपने पास में, अपन उसको 100 रुपये की वस्तु है और उसको राशि कम करके दे रहे हैं। बेचते समय माल अपन बेच रहे हैं और माल बेचते समय उसको 100 की जगह कितने रुपए में दे रहे हैं, उसको 90 रुपये में दे रहे हैं। अपना जो प्राइस है अपनी वो कितनी है, 100 रुपये, और अपन दे कितने में रहे हैं, उसको 90 रुपये में दे रहे हैं उसको। तो 10 रुपये क्या हो गया अपना, ये 10 रुपये क्या है, ये डिस्काउंट है अपनी। इसे क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। समझ में आ गया होगा बट्टा किसे कहते हैं। बट्टे का कहने का मतलब है माल को बेचते समय जो विक्रय मूल्य होता है या जो एमआरपी होती है वस्तु की, उससे कम राशि पर जब माल बेचा जाता है तो जो बीच का अंतर होता है उसे क्या कहते हैं अपन, बट्टा कहते हैं। 100 रुपए का वस्तु है, एमआरपी है, और उसको अपन 90 में दे रहे हैं। अपन मार्केट में जाते हैं ना, सेल लगती है ना, 10% डिस्काउंट, आपको 20% देते, 70% ऑफ। वो ऑफ क्या है,
आपने सबने पढ़ा होगा, ऐड आते हैं और आते हैं कि इस माल पर दिवाली का समय, इस माल पर आपको 70% ऑफ में मिल रहा है, 20% ऑफ में मिल रहा है। तो वो 20% 70% है, क्या है वो ही क्या है, बट्टा है। एक तो ये हो गया अपने पास में व्यापारिक बट्टा, और ये बट्टा व्यवसायी के द्वारा दिया जाता है, बट्टा व्यवसायी के द्वारा दिया जाता है। ये तो हो गया बट्टा, कौन सा, व्यापारिक बट्टा। और दूसरा बट्टा कौन सा है अपने पास में, दूसरा बट्टा है अपने पास में नगद बट्टा। नगद बट्टा, नगद बट्टा क्या है, नगद बट्टे का मतलब है जब वस्तु अपन ने किसी को बेच दी, जैसे अपने पास में मोहन आया माल लेने के लिए, और मोहन ने कितना माल खरीदा, 5,000 का माल खरीद लिया। मोहन अपना जानकार है, कैसे भी है, तो उसने क्या किया, माल उधार खरीदा है। ये जो 5,000 का माल उसने क्या किया, माल उधार खरीदा है उसने, और अपन ने उसको उधार माल दे दिया, और उसने 2 महीने 5 महीने 4 महीने का समय मांगा कि इतने समय बाद में मैं आपको ये जो 5,000 की अमाउंट है आपको भुगतान कर दूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, व्यवसायी क्या करता है, उधार देने के बाद में, जब व्यवसायी के द्वारा वस्तु उधार दे दी जाती है, बाद में जितना समय है, समय से पहले भुगतान प्राप्त करने के लिए उसको कुछ लालच दिया जाता है। अपनी भाषा में कहें तो उसको कुछ लालच दिया जाता है। उस लालच को क्या कहते हैं अपन, नगद बट्टा कहते हैं। भैया आपके 5,000 है, आप इस तारीख को तक भुगतान करते हो, एक क्राइटेरिया हो जाता है, आप इस तारीख तक भुगतान करते हो, या आज आप भुगतान करते हो या 15 दिन बाद में आप भुगतान करते हो, तो आपको 10% डिस्काउंट दे दिया जाएगा, यानी 500 रुपये आपके लेस हो जाएंगे। आपको कितने का भुगतान करना पड़ेगा, 4500 रुपये का आपको भुगतान करना पड़ेगा। समझ में आ रहे हैं बच्चों कि भुगतान कितने का करना पड़ेगा। अपने फायदा है कि नहीं है, अपने नहीं फायदा है। जो अपन पैसा ले रहे हैं, जिसको अपन ने माल बेचा है और वो अपन को भुगतान करेगा, उसको 5,000 की जगह कितने चुकाने पड़ेंगे, 4,500 ही चुकाने पड़ेंगे। तो ये जो 500 क्या है, अपने लिए बट्टा है। इसे क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। और इंग्लिश में कहते हैं कैश डिस्काउंट। क्या कहते हैं अपने, कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो बट्टे 2 प्रकार के हो गए, एक तो व्यापारिक बट्टा हो गया, और एक कौन सा हो गया, नगद बट्टा। यानी परिभाषा देखते अपन, माल बेचते समय या विक्रय के समय जो राशि कम करके माल बेचा जाता है वो होता है व्यापारिक बट्टा, और राशि समय से पहले प्राप्त करने के लिए, राशि समय से पहले प्राप्त करने के लिए जो छूट दी जाती है उसे क्या कहते हैं अपने, नकद बट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, नकद, उसे कहते हैं नकद बट्टा, यानी कैश डिस्काउंट। आगे समझ में, यानी उसे क्या कहते हैं अपन, कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो बट्टा, और बट्टा क्या है व्यापारी के लिए, व्यापारी के लिए बट्टा क्या है, व्यापारी के लिए बट्टा क्या है, खर्चा है। व्यापारी के लिए बट्टा खर्चा है। क्यों खर्चा है, माल कितने का था, मान लो माल 5,000 का माल है, बेचा उसको, और माल बेचते समय उसको 100 रुपए की छूट दे दी, तो 4,900 अपने प्राप्त होंगे। ये 4,900 अगर छूट नहीं देते तो पूरे 5,000 आते, अपने छूट दे दी 100 रुपए की तो 4,900 आए। 100 रुपए क्या हुआ, अपना नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, खर्चा हुआ कि नहीं हुआ। ये जो 100 बट्टे की राशि होती है वो हमेशा क्या होती है, डिस्काउंट है, और जो डिस्काउंट वो हमेशा क्या होता है, खर्चा होता है। लेकिन व्यापारी क्या करता है, व्यापारी डिस्काउंट देता ही नहीं है, व्यापारी डिस्काउंट प्राप्त भी करता है। क्योंकि एक व्यापारी है और एक व्यापारी माल बेचेगा, तो या तो वो कैसे खरीद के तो लेके आएगा, माल खरीद के लेके आएगा, तो जहां से वो माल खरीदता है वो भी उसको डिस्काउंट देता है। ये राम है, ये एक तो राम है और एक मोहन है, एक राम है, एक मोहन, एक श्याम है। ये तीनों मान लो व्यापारी है, तो ये तीनों व्यापारी है, तो इसने क्या किया, इसने माल इसको बेचा, 5,000 का माल मान लो बेच दिया इसने,
कितने का बेच दिया? 5,000 का माल है। राम ने मोहन को बेचा है। कौन बेच रहा है? राम मोहन को बेचा है, लेकिन इसको बट्टा दे दिया 5,000 का माल। कितने में बेचा? 4,900 में बेचा इसको माल। तो 100 रुपये ये जो व्यापारी है, ये जो व्यापारी, इसके खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? पैसे कमा रहे। लेकिन इस मोहन है, ये मोहन के फायदा हो रहा है 100 का। अपन इसकी बात करते हैं। अपन ये मान लो हम ये व्यवसायी, ये व्यवसायी अपन है, तो अपन इससे माल खरीदेंगे तो ये बट्टा क्या हुआ? अपने फायदा हुआ कि नहीं हुआ? 5,000 का माल 4,900 में आ रहा है अपने, ये क्या हुआ? फायदा हो गया। तो अपने आय भी है। अगर यही माल हम किसी इसको बेच रहे होते, अपने यहां पर फायदा होगा, इससे माल खरीदा है, अपन मोहन है और अपन ने इससे माल खरीदा है और 5,000 की जगह इसको 4,900 का भुगतान किया है माल खरीदते समय, तो अपने क्या हुआ? आय हो गई है। क्या हो गई? आय हो गई है अपने पास में। क्या हो गई? आय। अब यही माल मान लो इसने इसको माल 5,000 का माल बेचा है। किसने बेचा है? या मान लो 5 नहीं 15,000 का माल बेचा है। किसने? मोहन ने श्याम को बेचा है। कितने का? 15,000 का। और मोहन ने श्याम को बट्टा दिया माल बेचते समय, 10% दिया। मान लो 1,500 रुपए इसने दे दिए, कम दिए। ये 15,000 अपने, और इसने 10% 1,500 रुपए का बट्टा दे दिया। कितने का दे दिया? 1,500, यानी 13,500। इससे प्राप्त कितने होंगे? 13,500 प्राप्त होंगे। तो इसके लिए क्या है? ये क्या है फिर? ये खर्चा है। मोहन है अपन व्यवसायी और अपन ने इससे माल खरीदा। किससे? राम से। तो राम से माल खरीदा तो अपन को बट्टा प्राप्त हुआ। और शाम को अपन ने माल बेच दिया तो शाम को अपन ने बट्टा दिया। तो जब शाम को बट्टा दे रहे हैं अपन, डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी मूल्य में कमी करके माल बेच रहे हैं, तो वो क्या है? बेच रहे हैं तो खर्चा है, पैसे कम आएंगे। 15,000 का माल था, 1,500 रुपए कम कर दिए, 13,500 प्राप्त होंगे। खर्चा हुआ कि नहीं हुआ अपने को 1,500 को? तो ये अपना क्या है? खर्चा है। लेकिन अपन ने राम से माल खरीदा है, अपन ने 5,000 का माल खरीदा 4,900 में, तो 100 रुपए का अपने को क्या है? फायदा है। तो जो बट्टा होता है वो आय भी होती है और वो खर्चा भी होता है। वो अपन जब सवाल करेंगे तो अपन को बाकायदा स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि अपन ने खर्चा किया, बट्टा प्राप्त किया है, बट्टा दिया है। अगर बट्टा दिया है, आय है, तो आय में लिखेंगे, और खर्चा तो खर्चे में लिखेंगे। और बट्टा मैंने आपको बताया 2 तरह का होता है, एक तो व्यापारिक बट्टा होता है और एक नगद बट्टा होता है। व्यापारिक बट्टा माल बेचते समय दिया जाता है और नगद बट्टा अमाउंट प्राप्त करने के लिए, पैसे प्राप्त करने के लिए अपन ऐसा ही कोई व्यापारी, ऐसा कोई व्यक्ति आ गया, ग्राहक आ गया, उसको अपन ने माल बेच दिया, 10,000 का माल बेच दिया। अब वो पैसे नहीं दे रहा है, अपन जाते हैं उससे मना कर देता, कल देंगे, परसों देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। 10,000 का माल बेच दिया, अपन उसको थोड़ा सा लालच देंगे, भैया अभी तो तेरे को अमाउंट देनी है, अभी साफ कर रहा है तो 9,000 में बात कंप्लीट होती है, वरना टाइम पे और टाइम लेगा तो पूरा 10,000 लगेगा। तो वो तुरंत पैसे दे देता है, 1,000 का फायदा हो रहा है। तो वो जो 1,000 रुपये है वो क्या है? नगद बट्टा कहलाता है। तो समझ में आएगा बट्टा? ये क्या है? शाब्दिक अपने अर्थ है, अपन समझ रहे हैं। ये क्या? शाब्दिक अर्थ है, अपने यही काम आएंगे जब अपन सवाल करेंगे, जब अपन खाता भी खोलने का प्रविष्टियां करेंगे, खाते खोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, ये सब आगे की बात है। और बट्टे माल का मैंने आपको बता दिया, माल क्या होता है। क्रय का मैंने बताया, माल खरीदते हैं वो क्या होता है? क्रय होता है। और माल बेचते हैं उसे क्या कहते हैं अपन? विक्रय कहते हैं। 9th में 8th में पढ़ लिया था अपन ने, तो ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। यानी माल खरीदते हैं उसको क्रय कहते हैं और माल बेचते हैं उसको विक्रय कहते हैं। क्रय को इंग्लिश में परचेज कहते हैं और विक्रय को इंग्लिश में सेल से कहते हैं अपन। एक होता है आहरण। क्या होता है? आहरण। आहरण किसे कहते हैं? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होती है? ड्रॉइंग्स आहरण, यानी एक व्यापारी के द्वारा, ये व्यापारी है, ये मान लो व्यापार है, क्या है? ये व्यापार है। और इस व्यापार में ये जो व्यापारी बैठा है यहां पर, ये जो व्यापारी बैठा है, ये अपने स्वयं के खर्चे के लिए, अपने स्वयं के खर्चे के लिए या घर खर्चे के लिए कोई राशि व्यापार से निकालता है, वो क्या है? ड्रॉइंग्स है, आहरण है।
ये दुकान में बैठा है, इसका लड़का आ गया, पापा मेरे को तो स्कूल की फीस जमा करवानी है। उसने क्या किया, दुकान में बैठा था गल्ले के ऊपर है, और गल्ले से क्या है 2000 रुपये निकाल के दे दिए। तो दे दिए तो व्यापार क्या बोलेगा, आपको मैंने कल बताया था व्यापार और व्यापारी अलग है। जैसे ही जो व्यापारी व्यापार में से पैसे निकाल के देगा, व्यापार बोल दे क्यों भाई, नाथी का वाड़ा थोड़ी नहीं है, पैसे निकाल के दे रहे हो आप। तो ये बोलता नहीं मैं लिख दूंगा इसको, तो हाँ कैसे लिखोगे बताओ मेरे को, कि भैया ये मैं मेरे नाम लिख देता हूं, आरण के नाम, ड्रॉइंग जिसको बोलते हैं, यानी जो व्यापारी स्वयं के लिए निकालता है उसे क्या कहते हैं अपने, आरण कहते हैं। और जैसे 2000 रुपये उसने व्यापारी ने स्वयं के लिए निकाल लिए, आरण है। कोई लड़का उसका आ गया, उसको 200 रुपये दे दिए, आरण है। उसके किराना की दुकान है, व्यवसाय है, उसमें से 5 किलो वो चीनी घर पे ले गया, 2 किलो चाय पत्ती घर पे ले गया, नहाने की जो साबुन अलाई वो आती है घर पे ले गया, कपड़े धोने की जो किनारा साबुन है, ओसवाल साबुन है, वो घर पे ले गया। तो ये जो राशि व्यापारी अपने परिवार के लिए, घर के लिए, स्वयं के लिए, निजी खर्चे के लिए, कहने का मतलब निजी खर्चे के लिए जो राशि व्यापारी के द्वारा व्यापार से निकाली जाती है उसे क्या कहते हैं अपने, आहरण कहते हैं। आहरण समझ में, आहरण किसे कहते, तो ये देखो शाब्दिक अर्थ है, एक बार आप दिमाग में बिठा लोगे ना थोड़े से, तो नहीं बोलोगे गारंटी मेरी। ये होता है आहरण ड्रॉइंग्स। और स्टॉक, एक अगला शब्द आता है अपने पास में, स्टॉक किसे कहते हैं, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक किसे कहते हैं। तो व्यापारी के द्वारा जब माल बेचा जाता है, तो माल तो ये तो है नहीं, दो जो यूनिट है वो खरीद ली, एक इकाई खरीद ली बेच दिया, या एक वस्तु खरीद ली बेच दी, वो क्या करता है, माल अपने पास में रखता है। वो व्यक्ति जो व्यवसायी अपने पास में माल रखता है, और उस माल में से वो बेचता रहता, तो अपने पास में व्यापारी के पास में जो खूब सारा माल पड़ा है, गोदाम में माल पड़ा है, शोरूम में माल पड़ा है, वो क्या है, स्टॉक है, उसे क्या कहते हैं, स्टॉक। और हिंदी में बता दूं, हिंदी में क्या कहते हैं, रहतिया। अपने पास में कितना है, यानी उसको क्या बोलते हैं, रहतिया बोलते हैं। आ रहा समझ में। और एक होते हैं देनदार, और एक होते हैं अपने पास में लेनदार। देनदार किसे कहते हैं, लेनदार किसे कहते हैं, एक तो होते हैं देनदार। देनदार क्या होते हैं, देनदार देने वाले, लेनदार लेने वाले, बात खत्म, सीधी सी है। देनदार है देने वाले और लेनदार है लेने वाले। एक व्यापारी है और उस व्यापारी ने राम को 5000 का माल बेच दिया उसने, लेकिन कैसे, उधार बेचा है। माल क्या बेचा है, उधार बेचा है, नगद नहीं बेचा। तो उधार जैसे ही माल बेचेंगे उसको 5000 को राम को, तो राम अपना क्या हो गया, राम अपना देनदार हो गया। क्या हो गया, राम अपना देनदार, यानी पैसे देने वाला हो गया, अपन को पैसे देगा, बात खत्म। तो राम क्या है, देनदार है। अपन ने श्याम से माल खरीदा, अपन ने बेचा नहीं है, बेचेंगे राम को, और राम अपन को पैसे देगा, 2 दिन 5 दिन 10 दिन महीने जो भी है, अपन ने जो एग्रीमेंट किया, अनुबंध किया अपने बीच में, जो बात हुई उस हिसाब से जब भी पैसे देगा अपन को देगा। तो ये क्या है, ये देनदार है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में डेटर्स। क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। और अपन ने शाम से माल खरीदा है, अपन ने माल शाम से खरीदा 10,000 का, 10,000 का माल शाम से अपन ने खरीद लिया। तो ये जो 10,000 का माल खरीदा, नगद माल खरीदते हैं, जेब में पैसे हैं, रूपली पल्ले खेत में चल रहा है, वो कहावत सुनी होगी आपने मारवाड़ी में। तो अपने पास में पैसे, तो राम की मोहन की अपने कोई दरकार नहीं है, जरूरत नहीं है, अपने पास में पैसे कहीं पर ला सकते हैं, राम का नाम ही नहीं आएगा बीच में। अरे अपन को घर वाले कोई पैसे देते हैं कि भैया आपको ये वस्तु लेके आनी है, आपको ये चीज है, ये सामान आपको लेके आना है, तो आप कहीं से भी ले आओगे। और घर वाले पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, कहां से लेके आया, बढ़िया वस्तु ला के दे दो, तो घर वाले के हाँ बढ़िया बात है। लेकिन वो पैसे नहीं दे रहे हैं अपन को, और घर वाले बोल रहे हैं कि ये वस्तु लिया, तब अपन ही पूछ लेंगे भैया कहां से लानी है, राम वाली दुकान से लानी है या मोहन वाली दुकान से लानी है,
या अपने पड़ोस में वो कालू बैठा उससे लेके आनी है? किससे लेके आनी है? आगे ना नाम बीच में। अगर पैसे नगद देते अगले पापा या मम्मी जो भी है, तो अपन न तो अपन पूछते कि कहां से लेके आनी है, और ना वो कहते वहां से लेके आनी है। हाँ, अपन को पता नहीं है तो वो बता देते वहां दुकान है, ले आना आप। तो अपन ने माल शाम से खरीदा है, उधार खरीदा है, और उधार खरीदा है तो पैसे चुकाने अगले को, वो लेगा अपने से पैसे। अगले ने सामान दिया, पैसे तो लेगा, आज नहीं तो कल लेगा। तो वो क्या है अपने का? वो है लेनदार। क्या है वो? लेनदार। यानी पैसे जो लेने वाला व्यक्ति होता है वो लेनदार होता है, और जो देने वाला व्यक्ति होता है वो देनदार होता है। और कई सारे शब्द है जैसे बीच में आएंगे, वैसे मैं आपको बता दूंगा। बट्टा मैंने बता दिया, लेनदार है, आरण है, स्टॉक है, और जो इकाई है, विक्रय है, आगम है, खर्चा है, ये सब मैंने आपको क्लियर करवा दिए। अगर कोई भी नहीं समझ में आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं दोबारा आपको क्लियर करवा दूंगा। एक होता है प्रमाणक। क्या होता है? एक प्रमाणक होता है। प्रमाणक, यह प्रमाणक क्या है? नाम से समझो आप। प्रमाणक जो प्रमाणित करता है, जो प्रमाणित करता है वो उसे क्या कहते हैं? अपन प्रमाणक कहते हैं। अपन ने माल खरीदा, नगद माल खरीदा, अगला अपन को कैश मेमो देगा कि आपने ये माल खरीदा है। कैश मेमो देगा कि नहीं देगा? वो क्या है? प्रमाणक है। अपन ने स्कूल में, मान लो स्कूल में फीस जमा करवाई, एडमिशन लिया 11वीं में, और 11वीं में जब एडमिशन लेंगे तो अपन गुरुजी को क्या 325 रुपए जमा करवाएंगे। 100 रुपए विकास शुल्क के, या 150 रुपए विकास शुल्क के, 5 रुपए इंश्योरेंस के, ये कई सारे करके आपने 325 रुपए गुरुजी को जमा करवा दिए, आपने प्रिंसिपल साहब को जमा करा दिए, या वहां पर बाबूजी बैठे उनको जमा करवा दिए, और आ गए, और जमा करवा कर आ गए। बाबूजी ने आपको रसीद नहीं दी, रसीद नहीं दी, और बाबूजी आपको दोबारा पैसे मांगे, भैया पैसे दे, फीस जमा नहीं करवाई, आप क्या को दे दिया? कहां दे दिया? प्रूफ क्या है? आपने पैसे दे दिए और आप तुरंत आ गए, रसीद आपने ली नहीं। अब वो दोबारा बाबूजी मांग रहे हैं, भैया पैसे दिए नहीं। अब नहीं दिए तो नहीं दिए, तेरे पास क्या? तू बोलेगा, आप बोलोगे दे दिए सर हमने। आप विश्वास करो, विश्वास का कुछ नहीं होता है, विश्वास का कुछ नहीं होता है आजकल। इसलिए मैंने आपको कल भी कहावत बताई थी, पहले लिख पाछे दे, और जरूरत पड़े तब कागज से ले। तो बाबूजी मना कर देंगे मेरे को नहीं दिए, क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। घर वाले और कूटेंगे कि खा गया तू, बीच में खर्चा कर दिया, उड़ा दिए गए दोस्तों के साथ में पैसे। तो अपन कैसे फीस जमा करवाते तो रसीद लेते कि नहीं लेते हैं? बाबूजी आपने फीस लो, ठीक है फीस ले ली, आप रसीद दे, मैं वो क्या है? प्रमाणक है। क्योंकि वो रसीद क्या करती? प्रमाणित करती कि आपने बाबूजी को पैसे दे दिए, वो क्या है? प्रमाणक है। तो नगद अपन माल खरीदते तो अपन को कैश मेमो मिलता है, प्रमाणक है। अपन उधार माल खरीदते हैं तो अपन को क्या मिलता है? बीजक मिलता है। क्या मिलता है? बीजक मिलता है। आपने उधार माल खरीदा, इतनी यूनिट खरीदी, ये आपकी राशि है, ये है, और आपको ये इतने रुपए चुकाने हैं, पूरा हिसाब किताब लिखा रहता है उसमें, वो क्या है? प्रमाणक है। अपन भुगतान करते हैं, भुगतान के बदले क्या? अपन कोई पैसे मांग रहा है, अपन ने किसी से मान लो रेफ्रिजरेटर खरीद लिया, ऐसी खरीद ली और उधार खरीद ली, 2 महीने 5 महीने बाद में उसको पैसे देंगे तो वो अपन को रसीद देगा कि नहीं देगा? हाँ, आपने भुगतान कर दिया, वो क्या है? रसीद है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि वह प्रपत्र जो ये साबित करता है, ये प्रूफ करता है कि आपने ये काम किया, आपने नगद माल खरीदा, आपने उधार माल खरीदा है और उसका भुगतान कर दिया, जो भी है, जो उस बात को प्रमाणित करता है, गवाह जिसको बोलते हैं, साक्ष्य, उसे क्या कहते हैं? अपने प्रमाणक कहते हैं। तो ये अपने थे जो आधारभूत शब्द है कई, वो अपन ने पढ़े। और नहीं समझ में आया तो मेरे को बता देना कि सर ये समझ में नहीं है, मैं आपको दोबारा क्लियर करवा दूंगा। अब मैंने कल आपको बताया था कि कल वाले वीडियो में कि अपने बात कर रहे थे, संपत्ति की बात कर रहे थे, अपन दायित्व की बात कर रहे थे। तो उसमें मैंने बताया कि आपकी किताब में एक डायग्राम दिया हुआ है और उस डायग्राम को मैं डिटेल में आपको थोड़ा थोड़ा करके बता दूंगा। और वैसे अपन चलेंगे ना
जब हम सवाल करेंगे पूरे शब्द आएंगे अपने पास में, उसको मैं क्लियर करवाता जाऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, ज्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं और पूरा क्लियर अपन कर लेते हैं। और फिर जो सवाल आएंगे, एग्जाम्पल आएंगे, पूरे एग्जाम्पल भी यहीं पे करवाऊंगा मैं आपको। उसके बाद में पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा जो न्यूमेरिकल होते हैं, प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं करवाऊंगा आपको टोटल। तो पहले अपन वो देख लेते, संपत्तियों और दायित्वों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते, ध्यान देना। अपन बात कर रहे थे संपत्तियों की या परिसंपत्तियां, संपत्तियां या परिसंपत्तियां। तो संपत्तियां इसमें क्या होती है? संपत्तियां इसमें दो प्रकार की होती है, एक तो गैर चालू और एक चालू संपत्ति। एक तो होती है चालू संपत्ति और एक होती है गैर चालू, नॉन करंट एसेट्स। इंग्लिश में बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स और इसको बोलते हैं करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स को अपन फिक्स्ड एसेट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फिक्स्ड एसेट्स होगी, इसको अपन फिक्स्ड एसेट्स भी बोल सकते हैं। और एक होती है अपने पास में ये चालू संपत्ति, ये इसको अपन करंट एसेट्स भी बोल सकते हैं। ये हो गई करंट एसेट्स, ये हो गई फिक्स्ड एसेट्स यानी नॉन करंट एसेट्स। अब ये करंट एसेट्स और नॉन करंट यानी चालू और गैर चालू, वो क्या है अपन अर्थ समझेंगे इसका। गैर चालू संपत्ति और चालू संपत्ति, पहले अपन चालू की संपत्ति का अर्थ समझ लेते तो गैर चालू अपने आप आ जाएगी। यानी वह संपत्ति जो एक वित्तीय वर्ष में जिसके अस्तित्व में परिवर्तन होता रहता है, समझ रहे हो मेरी बात को। यानी एक वित्तीय वर्ष में जिस संपत्ति के अस्तित्व में परिवर्तन होता रहता है वो कौन सी संपत्ति है? चालू संपत्ति है, चलने वाली संपत्ति है। और जो एक जगह बैठी रहती है, ना हिलती है ना डुलती है, 12 महीने हो गए, 1.5 साल हो गए, 2 साल है वहीं पे है, वो संपत्ति स्थायी संपत्ति यानी वो एक जगह स्थायी है, वो हिलती डुलती नहीं है, वो एक जगह स्थायी संपत्ति है या गैर चालू संपत्ति है। और जो परिवर्तन करती रहती है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, नर्तकी की तरह, तो वो कौन सी संपत्ति है? चालू संपत्ति होती है। एग्जाम्पल दूं मैं आपको, अपने पास में गले में आज 10,000 की पैसे रुपये पड़े हैं, 10,000 रुपये। कल 10,000 ही रहेंगे क्या? अपन और माल बेचेंगे और पैसे आ जाएंगे। 50,000 का दूसरे दिन माल 50,000। पहले अपने पास में 10,000 का जो अमाउंट है अपने गले में पड़ा था, 10,000 गले में पड़े थे। दूसरे दिन अपन ने 70,000 का माल बेच दिया, गले में पैसे आ गए 70,000। अब कितने हो गए? 80,000 हो गए। और अपन माल बेचने के लिए माल खरीदना पड़ेगा। अपन ने 30,000 का माल खरीद लिया, अब अपने पास में कितने? 50,000 रुपये गले में पड़े हैं। इसमें तो दूसरे दिन ही परिवर्तन हो रहा है, तीसरे दिन ही परिवर्तन हो रहा है, स्थायी नहीं है ना। कौन सी संपत्ति है? ये चालू संपत्ति होती है। माल है अपने पास में, अपने पास में माल पड़ा है, स्टॉक पड़ा है, गोदाम में स्टॉक पड़ा है, वो क्या है? अपन चालू संपत्ति की बात कर रहे हैं। और चालू संपत्ति में जैसे चालू संपत्तियां होती है, एक तो चालू संपत्ति में तो ये चालू संपत्ति बता दी, एक माल सूची, माल सूची नहीं, अपने पास में स्टॉक कितना, माल कितना है, वो भी चालू ही है। अगर वो स्थायी रहेगा तो अपने बैठेंगे, फिर वो अगर स्थायी है, जो जैसा अपन खरीदा है वैसा ही पड़ा है माल, तो फिर बैठे क्यों अपन? लाभ कैसे कमाएंगे? अपना घर खर्चा कैसे चलेगा? तो जो माल है वो भी क्या है? अपना चालू संपत्ति है। माल अपनी संपत्ति तो है, अपना माल है, अपनी संपत्ति नहीं होगी क्या? लेकिन चालू संपत्ति है, ये परिवर्तन होता रहता है, रोज परिवर्तन होता है। तो माल क्या? अपने जो माल की सूची होती है वो चालू संपत्ति होती है, क्योंकि ये हरकत करती रहती है, ये बदलती रहती है, इसके रूप में परिवर्तन होता रहता है। एक होता है व्यापार विपत्र, विपत्र का अपने चैप्टर आएगा। विपत्र किसे कहते हैं? विपत्र 2-3 प्रकार के होते हैं। एक तो बीआर होता है, बिल्स रिसीवेबल, और बिल्स पेबल। ये अपन थोड़ा सा अभी आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं। अपन ने किसी से माल बेचा, जैसे राम है, और राम को अपन ने 2,000 का माल बेचा। राम को अपन ने कितने का माल बेचा? 2,000 का माल बेच दिया। अब राम के पास पैसे नहीं थे, राम के पास पैसे नहीं थे, उधार माल खरीदने आ गया।
अब उधार माल खरीदने आ गया तो अपन प्रूफ लेंगे और उससे पूछेंगे भैया आप उधार माल दे देंगे, चलो ठीक है आप अच्छे आदमी हो, बहुत भले इंसान मेरे को लग रहे हो, माल दे देंगे कोई दिक्कत नहीं, आप ये बताओ आप भुगतान कब करोगे? साहब भुगतान तो इस महीने तो पैसे बन नहीं रहे हैं और अगले महीने बच्चे की फीस जमा करवानी है और उससे अगले महीने दे दूंगा आपको, उससे अगले महीने, यानी आपको 2 महीने बाद में आपका पेमेंट कर दूंगा। आपसे 2000 का माल खरीदा है और 2 महीने बाद में आपको पेमेंट कर दूंगा। चलो ठीक है तू बैठ 5 मिनट बैठ, साहब के लिए चाय पानी लेके आओ, कॉफी लेके आओ, बैठ 5 मिनट बैठ। वो क्या करता है कागज निकालता है और कागज में समस्त बात लिख देता है, इसको इतना माल बेचा, इतनी क्वांटिटी थी और इस भाव से बेचा और इस बंदे ने 2 महीने का नाम लिया है और 2 महीने बाद में ये तारीख आती है और इस तारीख को ये भुगतान करेगा, लिख दिया सब। और लिखने के बाद में ले भैया साइन कर, इस पे साइन करेगा वो, क्यों उसको माल खरीदना है, मजबूरी है, वो साइन करेगा और वो व्यापारी अपने पास में उस कागज के टुकड़े को रख लेता है। वो क्या है? प्रूफ है एक तरह से। उसे क्या कहते हैं, उस कागज के टुकड़े को क्या कहते हैं अपन? विपत्र कहते हैं। और ये डिटेल में पूरा आएगा, मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको इसको बताने लग गया तो ऊपर की जाएगा आपके, सीधा एरोप्लेन की जैसे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप अभी इतना समझो विपत्र क्या, मैंने बता दिया शॉर्ट में। और ये हो गया व्यापार विपत्र। एक होता नगद एवं नगद समतुल्य, नकद और नकद समतुल्य। नगद कैश मैंने आपको बता दी, या उसके समान कोई और कोई वस्तु है जिसको अपन तुरंत परिवर्तन कर सकते हैं, जिसका अपन तुरंत परिवर्तन कर सकते हैं, जिसको काम में ले सकते हैं। अपने पास में जेब में अपने पैसे है वो अपने हैं, अपने पास में जेब में अपने जो पैसे हैं वो अपने हैं, दूसरे के नहीं। दूसरे को अपन ने 5 लाख उधार दे रखे, अपनी संपत्ति है 5 लाख उधार दे रखे, लेकिन आज जरूरत है अपन को वो नहीं देगा, अपने जो जेब में पैसे हैं वो ही काम आएंगे अपने को। तो नगद या नगद के समतुल्य, जैसे बैंक में पड़े अपने 5 लाख रुपए, चाहे जब निकाल सकते हैं, पहले तो संडे को नहीं निकाल सकते थे, रात को नहीं निकाल सकते, आज तो तुरंत निकाल सकते हैं। एटीएम में जाओ निकाल लो, गूगल पे कर दो, पेटीएम कर दो, है ना, नेट बैंकिंग का जमाना है, कैशलेस का जमाना है। तो वो क्या है, चालू संपत्ति परिवर्तन हो रहे। लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम, लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम, ये यानी छोटे समय के लिए, छोटे समय के लिए, यानी एक वित्तीय वर्ष के अंदर अंदर जिनका भुगतान हो जाता है या जिनको अपन प्राप्त कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, लघु अवधि। उसे क्या कहते हैं, लघु अवधि। यानी छोटे समय के लिए अपन ने ऋण दे रखा है ना, अग्रिम दे रखा है किसी को, अपन ने माल खरीदना है किसी को और उसको ऐसे वो माल नहीं दे रहा, अपन को जानता नहीं है, और ऐसे वो अपन को माल नहीं दे रहा है, वो क्या है, उसको अपन ने अग्रिम दे दिया, भैया 10,000 का आपको चेक लगा रहा हूं, ये 10,000 आपके पास में पैसे गए, आप माल भेजो, और उसने 10 दिन माल नहीं भेजा, 15 दिन माल नहीं भेजा, तो जो अपन ने अग्रिम दिया वो अपनी तो संपत्ति तो है ही ना, वो अपनी संपत्ति है, लेकिन वो 1 वर्ष तक नहीं रहेगी, 1 वर्ष के बाद तक नहीं रहेगी, थोड़े समय के लिए, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने, तो वो क्या है, संपत्ति है अपनी। तो उसे कहते हैं लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम। ये भी संपत्ति होती है, ये भी चालू संपत्ति होती है। अपन बात कर रहे थे संपत्तियों, समझा रहा हूं मैं संपत्ति क्या है। संपत्ति मैंने बता दी, एक तो गैर चालू यानी फिक्स असेट्स, स्थायी संपत्ति हिंदी में बोलते हैं, एक होती है चालू संपत्ति यानी करंट असेट्स, यानी शॉर्ट में और बता देता हूं दोबारा, शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा, यानी वह संपत्ति जिसके रूप में वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तन होता है, एक वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तन होता रहता है, वो कौन सी संपत्ति है, चालू संपत्ति होती है। और एक होती है अन्य कोई और संपत्ति आ जाती है, भूल जाते हैं कोई और है, वो भी क्या है, चालू संपत्ति भी कई प्रकार की और 1-2 हो जाती है। तो ये अपने चालू संपत्ति पढ़ ली। अब समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना, और मैंने मेरी तरह से बताया अच्छी तरह से, अब आप देख लेना। और एक बार समझे तो वीडियो को 2 बार देखो ना, क्लियर हो जाएगी, 3 बार देखो क्लियर हो जाएगा आपके। अब अपन बात करते हैं गैर चालू संपत्तियों पर आते हैं। तो गैर चालू संपत्ति कौन सी होती है? गैर चालू संपत्ति वह संपत्ति जो स्थायी रहती है, जो एक वित्तीय वर्ष के दौरान जिसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है या कम ज्यादा नहीं होती है, वो होती है गैर चालू संपत्ति, नॉन करंट असेट्स, या जिसको अपन बोलते हैं फिक्स्ड असेट्स, वो होती है गैर चालू संपत्ति। इसमें स्थिर संपत्तियों में
क्या गया देखो, एक तो स्थिर संपत्तियां, जो जैसे अपन इसको बोलते हैं स्थिर संपत्तियां नहीं, जो एक जगह पड़ी रहती है या एक वित्तीय वर्ष के दौरान उसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे आपने व्यवसाय कर रखा है, कंपनी खोल रखी है, उसमें बड़ी सी मशीन लगा रखी है, प्लांट लगा रखा है, फर्नीचर पड़ा है अपना, एक वित्तीय वर्ष में थोड़ी परिवर्तन होता है उसमें। वो कौन सी संपत्ति होती है? अपनी स्थायी संपत्ति होती है। गैर चालू संपत्तियों में वो कौन सी होती है? स्थिर संपत्ति। जो पड़ी बिल्डिंग अपनी हिलेगी नहीं, वो 5 साल भी पड़ी रहेगी, 10 साल भी पड़ी रहेगी, वो कौन सी संपत्ति है? स्थिर संपत्ति है, फिक्स एसेट्स है अपनी। गैर चालू निवेश, गैर चालू, अपन ने कोई निवेश कर दिया, पैसे कहीं पर लगा दिए दूसरी कंपनी में और लगाकर भूल जाते हैं। भूलने का मतलब ये नहीं है भूल गए, कहने का मतलब है उसको स्थायी रूप से 2, 4, 5 साल के लिए उसको इन्वेस्ट कर दिया, अपने पास में पैसे खूब हैं और पड़े पड़े वो बढ़ेंगे तो है नहीं, तो अपन ने सोचा कि इसको कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कहीं पर दूसरी कंपनी में पैसे लगा देते हैं। वो कौन सी संपत्ति होती है? वो गैर चालू निवेश। निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट है, कहीं और अपने वो राशि लगा देते हैं, जिससे वो राशि तो अपनी सेफ है ही और उससे अपने को और इनकम होती रहती है थोड़ी एक्स्ट्रा। वो क्या है? निवेश। मैं जैसे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उस काम के साथ साथ वो कोई एक्स्ट्रा काम करना चाहता है। भैया उसने क्या किया, गाड़ी खरीद ली, वो काम तो कर रहा है, उसने एक गाड़ी खरीद ली और गाड़ी पे एक ड्राइवर रख दिया, 10 लाख की उसने गाड़ी खरीद ली, गाड़ी पर ड्राइवर रख दिया और ड्राइवर वो क्या है, भाड़ा लेकर जाता है, काम करता है और वो कमा के दे रहा है, ड्राइवर कमा के दे रहा है, गाड़ी कमा के दे रही है। तो गाड़ी पे जो 10 लाख रुपए लगाए वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है, निवेश है। आया समझ में? तो वो क्या है? गैर चालू निवेश। कौन सा? गैर चालू निवेश होता है, क्योंकि गाड़ी अपन ने 12 महीने के लिए नहीं लिए, अपन ने 10 साल 5 साल के लिए लिए। गैर चालू निवेश। एक होता है स्थगित कराधान परिसंपत्ति। स्थगित कराधान परिसंपत्ति कौन सी होती है? यानी अपन ने अग्रिम कर का भुगतान कर दिया, अग्रिम कर का भुगतान कर दिया, वो भी क्या अपनी तो है तो संपत्ति ना, वो भी अपनी क्या है? संपत्ति है। तो वो भी क्या है अपने पास में? गैर चालू संपत्ति होती है। दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम। दीर्घकालीन ऋण, ऋण का मतलब समझते हो आप? पैसे उधार लेते हैं अपन को आवश्यकता पड़ गई, अपन पैसे उधार लेते हैं और बदले में उसको भुगतान करते हैं ब्याज का, वो क्या है? ऋण। अपन ने पैसे लिए उधार लिए तो ऋण है, अपन भी तो किसी को दे सकते हैं उधार पैसे और बदले में ब्याज लेंगे कि नहीं लेंगे? अपन किसी को जो पैसा उधार देते हैं अपन ने दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो अपन ने किसी को पैसा उधार दिया दीर्घकालीन समय के लिए, लंबे समय के लिए। दीर्घकालीन अवधि कौन सी होती है? 3 से लेकर के 5 वर्ष की अवधि के जो ऋण होते हैं वो कौन से होते हैं? दीर्घकालीन। अपन ने किसी को पैसे दे दिए, अपने पास में 10 लाख रुपए पड़े थे और कोई मांगने आया, उसको दे दिए भैया 10 लाख रुपए पकड़, और उसको कम से कम 3 साल के लिए दिए अपन ने, वो कौन से दिन है? दीर्घकालीन ऋण। संपत्ति है अपने पास, है तो संपत्ति ना, 10 लाख अपने पड़े थे, संपत्ति है, उधार दे दिए किसी को, ब्याज पे दे दिए, है तो संपत्ति, लेकिन उसको लंबे समय के लिए दिए, कौन से है? दीर्घकालीन ऋण। या अग्रिम, किसी को अग्रिम एडवांस भुगतान कर दिया, भैया 10 लाख पकड़ या 5 लाख पकड़, बाद में देखते रहेंगे, कौन सी होते हैं? दीर्घकालीन ऋण। इसके अलावा अन्य कोई गैर चालू संपत्तियां भी हो सकती है, वो अपन देख लेंगे, जैसे सवाल आएंगे उस समय आपको क्लियर करवाता जाऊंगा। टोटल चीज पढ़ेंगे, टोटल एग्जांपल है, क्वेश्चन टोटल करेंगे अपन यहाँ पे। अब आपने स्थिर संपत्तियों में एक आती है अपने पास में मूर्त संपत्ति। गैर चालू संपत्ति आ गई, नॉन करंट एसेट्स, इसमें फिक्स एसेट्स आ गई जो स्थिर रहती है। और इसमें एक आ गई मूर्त संपत्ति, एक आ गई अमूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स। मूर्त समझना आप, मूर्त का मतलब जिसकी कोई मूर्ति हो, जो हमें दिखाई देता हो, जो हमें दिखाई देता हो, उसे कहते हैं मूर्त रूप। मैं आपको दिखाई दे रहा हूं ना, मूर्त हूं। ये बोर्ड आपको, पैनल आपको दिखाई दे रहा है, मूर्त है। ये बोतल में जो पानी पी रहा हूं बोतल है, आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? मूर्त है। जो संपत्ति हमें दिखाई देती है, जो संपत्ति हमें दिखाई देती है वो मूर्त संपत्ति होती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपके लिए पैनल लेके आया हूं, ये
संपत्ति है कि नहीं मेरी? ये संपत्ति है कि नहीं मेरी? ये मूर्त संपत्ति दिखाई दे रही है सबको, अपन छू भी सकते हैं इसको, इसको देख भी सकते हैं, इसको महसूस भी कर सकते हैं। कौन सी संपत्ति अपने पास में? मूर्त संपत्ति है। वह संपत्ति जिसको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब संपत्तियां मूर्त संपत्ति में आती है। अमूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति जिसको अपन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो संपत्ति कौन सी होती है? अमूर्त संपत्ति होती है। आपको कैसे ऐसी कौन सी संपत्ति होगी जिसको अपन देख नहीं सकते, जिसको अपन छू नहीं सकते, जिसको सिर्फ महसूस कर सकते, ऐसी कौन सी संपत्ति है? तो एकदम बढ़िया एग्जांपल आपके जैसे गुडविल है। क्या है? गुडविल। हिंदी में बोलते हैं ख्याति। क्या बोलते हैं? गुडविल। गुडविल, ख्याति, प्रसिद्धि, नाम, वो क्या है? गुडविल है। अपने मार्केट में जाते हैं, अपने बाजार में जाते हैं और किसी से उधार मांगते हैं, नहीं देता है, किसी से पैसे उधार मांगते नहीं देता है, कोई वस्तु मांगते नहीं देता है, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति समान मेरी तरह मान लो वो जाता है, तुरंत उसको दे देते हैं। हाँ पैसे चाहिए, ये पैसे ले। कितने चाहिए? 5,000 चाहिए, 5,000। वस्तु चाहिए, ये चाहिए, ये ले लो। उसको मिल जाता है, मेरे को नहीं मिलता है, क्यों? मेरी गुडविल नहीं है मार्केट में। उस समय महसूस किया जा सकता है, हाँ भैया इसकी मार्केट में गुडविल है, इसका मार्केट में नाम है। मैं जब तो मेरा मार्केट में नाम नहीं है, तो आप महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एक राम है, एक तो राम है और एक श्याम है। श्याम मार्केट में जाता है, उसको 1,00,000 रुपए की चीज मिल जाती है उधार में, और शाम को रुपये की नहीं चीज मिलती है, ठेंगा मिलता है। तो इसका मतलब इसकी गुडविल नहीं है, इसका नाम नहीं है, और इसको मिल जाता है, इसके मतलब गुडविल है। गुडविल दिखाई दे रही है क्या? नहीं दे रही, गुडविल दिखाई नहीं दे रही। ट्रेडमार्क है अपने पास में, पेटेंट है, ये सब क्या होती है? अमूर्त संपत्ति होती है, जिसको अपन महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। अब आप मार्केट में जाते हो, बाजार में जाते हो, सुबह उठ के क्या करते हो? टूथपेस्ट करते हो कि नहीं करते हो? टूथब्रश से टूथपेस्ट करते हो। मार्केट में दुकान वाले के पास जाते हो, सामान्य थे मेरे हिसाब से 70% 80% लोग यही बोलते हैं, भैया कोलगेट देना। आपने कोलगेट कर ली, सुबह उठते कोलगेट कर ली, दुकान पे जाएंगे कोलगेट देना। वो क्लोजअप निकाल के दे देता आपको, वो पतंजलि ही दे देता आपको, आप लेके आ जाए तो उसने कोलगेट दी क्या आपको? कोलगेट नहीं दी, उसने पतंजलि की वस्तु दे दी, टूथपेस्ट। आपने टूथपेस्ट नहीं मांगा, आपने क्या मांगी? कोलगेट मांगी, बल्कि उसने क्या दी? टूथपेस्ट दी। आप जान तो वो कोलगेट की क्या गुडविल है, नाम से जानते हैं उसको लोग, वो क्या है? गुडविल। तो नाम से बिकता है, ब्रांड जिसको बोलते हैं एक तरह से, ख्याति, प्रसिद्धि, उसे क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। और ये होती है अमूर्त संपत्ति जो अपन को दिखाई नहीं देती है। एक होते पूंजीगत कार्य प्रगति पर, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। आप मार्केट में कभी कभार जाते हो और सड़क पर काम चला होता है, उसमें लिखा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, ध्यान देना, कभी वहां पे लिखा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, या हिंदी में लिखा होता है कार्य प्रगति पर है, कृपया इधर से गुजरिए। तो उसी प्रकार अपने पास में राशि है और वो अपन कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मान लो कोई व्यापार करने के लिए, बड़ा व्यापार करने के लिए अपन बिल्डिंग बना रहे हैं, पैसे उसमें इन्वेस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? वो पूंजीगत कार्य के लिए हो रहे हैं, बिल्डिंग कहीं नहीं जाने वाली है कई वर्षों तक की। तो वो कौन सा है? पूंजीगत कार्य पर कोई खर्चा कर रहे हैं, वो काम जारी है, चल रहा है, पूंजीगत कार्य। और अन्य विकास के लिए यदि कोई अमूर्त और कोई संपत्ति है, अपन ने किसी चीज का पेटेंट करवा लिया है ना, तो वो क्या है? अमूर्त संपत्ति होती है। अपन ने कोई व्यक्ति है, उसने गाना निकाल दिया, सॉन्ग निकाल दिया, अब दूसरा उसको गा नहीं सकता, किसी ने पिक्चर निकाली है और पिक्चर का पेटेंट कर लिया, या किसी वैज्ञानिक ने या किसी देश ने कोई दवाई बनाई है, मान लो कोई दवाई बनाई है और उसने इसका पेटेंट करवा लिया, पेटेंट दिखाई देता है क्या? उसने उसका पेटेंट करवा लिया, तो अब कोई दूसरा नहीं कर सकता उसको, वो क्या? उसकी
संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है जो कभी दिखाई नहीं देती। तो ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो मेरे को बताना, मैं दोबारा अपना ये क्लियर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है अपने। आप तो ध्यान लगाकर मन लगाकर पढ़ो, देखो, एक बार नहीं इसमें दोबारा चला लो वीडियो को, और क्या है, और इसको देखो समझो। अब अपने संपत्ति के का पूरा पढ़ लिया, और इसके बाद में जैसे सवाल आएंगे और क्लियर करते जाएंगे। अभी नहीं समझा तो घबराने की जरूरत नहीं है, सर ने बता दिया समझ में आया नहीं है क्या करें, नहीं घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो अपने नॉर्मल ये इसलिए पता है कि जब से सवाल करेंगे तो अपने दिक्कत नहीं है इतनी, अपन बार बार में सवाल करेंगे ना तो ये पूरे क्लियर हो जाएंगे आपकी। अब हम बात करते हैं दायित्व की। एक होती है अपने पास में देयताएं, देयताएं दायित्व। कल मैंने बताया था दायित्व किसे कहते हैं, कल मैंने बताया था दायित्व किसे कहते हैं। तो दायित्व में एक तो गैर चालू दायित्व होते हैं, एक होते हैं चालू दायित्व। एक तो होते हैं गैर चालू दायित्व, एक होते हैं चालू दायित्व। वही करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज, जैसे एसेट में पढ़ी थी ना अपने संपत्ति में, उसी प्रकार दायित्व भी क्या होते हैं, चालू और गैर चालू, करंट और नॉन करंट। अपने कोई पैसा मांग रहा है, उसका भुगतान अपन को एक वित्तीय वर्ष के अंदर करना है, उसका भुगतान अपन को एक वित्तीय वर्ष के अंदर करना है। कोई अपने 10,000 मांग रहा है और उसको इसी वर्ष भुगतान करना है, क्या है, चालू देयताएं है, करंट लायबिलिटीज है अपनी, क्या है, अपनी करंट लायबिलिटीज है। लघु, थोड़े समय के लिए अपने राम है और राम से भैया मेरे को बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, मेरे को आप 5,000 रुपए दो, वो 5,000 नहीं है तो भैया 2,000 दे दे, तू दे दे, तो 2,000 ले लेंगे अपन। महीने के लिए ले देगा, 2 महीने के लिए दे देगा, 5 महीने के लिए दे देगा, ज्यादा तो देगा नहीं वो, है ना, क्योंकि वो कौन सा उसको ब्याज दे रहे हैं अपन, या ब्याज भी दे रहे हैं मान लो, तो अपन को एक वित्तीय वर्ष के लिए जो ऋण लेते हैं अपन थोड़े समय के लिए, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 12 महीने, 11 महीने, तो वो कौन से होते हैं अपने पास में, लघुकालीन ऋण। ये भी अपना दायित्व है। दायित्व का मैंने बता दिया भैया, अपन ने किसी से पैसे ले लिए, सामान ले ली, वस्तु ले ली, अपना दायित्व बनता है, लायबिलिटीज बनती है, उसको भुगतान करें। एक होता है देय विपत्र। क्या होता है, देय विपत्र। अभी अपन ने संपत्ति में चर्चा करके गए थे, मैं आपको बता देता हूं दोबारा, उसका उल्टा कर लो, वो हो गए देय विपत्र। एक तो बिल रिसीवेबल होते हैं, प्राप्य विपत्र, एक होते हैं देय विपत्र। चैप्टर आएगा पूरा क्लियर करेंगे, अभी ज्यादा नहीं कर सकते अपन। तो देय विपत्र क्या होता है, देय विपत्र का मतलब है अपन के पास में, अपने दुकानदार हैं, अपने व्यवसायी हैं, अपने पास में मोहन आया, अभी जो एग्जांपल सेम टू सेम वही बता रहा हूं, मोहन आया और उसने 5,000 का माल अपन से खरीद लिया, पैसे है नहीं देने के लिए, अपन उसको जानते हैं भला आदमी है बेचारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, वो माल लेके आया और बैठ भैया 5 मिनट बैठ, तेरे को भी माल देंगे, और अपन कागज में लिख लेते हैं ये माल बेच रहे हैं उसको, इतने पैसे की इतनी क्वांटिटी है, ये वस्तु है, जो भी ये ब्रांड, टोटल माल लिख देते हैं, टोटल बातें लिख देते हैं, और उससे पूछ लेते भैया भुगतान कब करेगा, 2 महीने बाद करूंगा, तो 2 महीने के बाद की उसकी डेट लगा दी जाती है, और उससे साइन करवा लिए जाते हैं। ये तो मैंने अभी बताया था, उससे साइन करवा लिए जाते हैं, तो उसने स्वीकार कर लिया 2 महीने बाद में भुगतान करेगा, तो वो मैं वापस ले लूंगा, साइन करवा करके मैं वापस उसको ले लूंगा, मेरे पास में गले में रख लूंगा, जेब में रख लूंगा। मेरे लिए क्या है वो, प्राप्य विपत्र। क्या है, प्राप्य विपत्र है, इंग्लिश में बोलते हैं बिल रिसीवेबल, या शॉर्ट में अपन बात करते हैं ऐसे लिखेंगे BR, ठीक है, ऐसे अपन BR लिखेंगे। मैंने प्राप्त किया, दिया किसने है, दिया किसने है, जो सामने राम बैठा है उसने साइन किए, भैया 5,000 का माल खरीदा है, उसने साइन किया, दिया किसने, उसने दिया, राम ने। तो राम के लिए क्या हो गया, वो देय विपत्र हो गया, BP जिसको बोलते हैं, राम के लिए क्या हो गया, वो देय विपत्र हो गया, और हमारे लिए क्या, वो प्राप्य विपत्र हो गया। तो देय विपत्र उसे कहते हैं, देय विपत्र। अपन किसी से पास जाएंगे माल उधार खरीदने के लिए, और वो अपने से लिखवाएगा, अपने से भी तो लिखा सकता है अगला, अपन कोई रईस थोड़ी है इतने क्या अपन लेके दें, अपने को भी जरूरत पड़ जाती है, तो वो अपने से लिखाएगा, अपने साइन करवाएगा, और अपन उसको दे देंगे, भाई साइन करके रख ली, 2 महीने आपको बाद में भुगतान कर देंगे। वो क्या है, देय विपत्र है। एक होता है अन्य चालू संपत्तियां या लघुकालीन प्रावधान, एक होता है अन्य चालू संपत्तियां की, एक लघुकालीन प्रावधान, प्रावधान को बोलते हैं प्रोविजन,
क्या बोलते हैं प्रावधान को? प्रावधान को बोलते हैं प्रोविजन। यानी अपन भविष्य का अनुमान लगा के, अंदाजा लगा करके कोई प्रावधान करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं, भविष्य की होने वाली हानि या भविष्य में जो हानि होने वाली है उस हानि से बचने के लिए जो राशि थोड़ी थोड़ी इकट्ठी की जाती है, अलग खाता खोल करके, अलग गल्ला है, उसे कहते हैं अपने प्रावधान। और थोड़े समय के लिए होती है वो लघुकालीन है, और ज्यादा लंबे समय के लिए होती है वो दीर्घकालीन। अपन मान लो जैसे अपने माल बेच रहे हैं और माल बेचेंगे, व्यापार करेंगे तो अपन को माल बेचना पड़ेगा। अपन नगद ही नगद माल बेचेंगे, उधार नहीं देगा, ऐसे भी नहीं हो सकता। व्यापार में नगद माल भी बेचा जाता है, उधार माल भी बेचा जाता है। अपन ने नगद माल बेचा, साथ में उधार माल भी बेच दिया, 10,000 का बेच दिया, 5,000 का बेच दिया, 6,000 का, 10,000, 5 लाख का उधार माल बेच रहे हैं अपन। अपने को पीक बनानी है, मार्केट चलाना, मार्केट में अपने दुकान रखनी है ना। अपन उधार माल भी बेचना पड़ेगा। अपन ने उधार माल बेच दिया, मान लो 5 लाख का टोटल उधार कितनी हो गई? 5 लाख की हो गई। और आप भी जानते और हम भी जानते, सब जानते हैं कि उस 5 लाख में से कई व्यक्ति ऐसे निकल जाते हैं जो पैसे देने वाले नहीं होते हैं, जो सिर्फ गोली देने वाले होते हैं, पैसे देने वाले नहीं होते। कल देंगे, परसों देंगे, परसों देंगे, निकल जाते हैं, वो पैसे देते ही नहीं है। मांगते तो निकल जाते हैं करके चले जाते हैं, पैसे देते नहीं वो, तो कई ऐसे निकल जाते हैं। 5 लाख में व्यापारी ये मान के चलता है कि भैया मैंने 5 लाख का माल उधार दे दिया, उसमें मेरे को पता है, इससे व्यक्तियों के बारे में मैं जानता हूं, उसमें से 20,000 रुपये मेरे पास में नहीं आएंगे, 20,000 रुपये के नहीं आएंगे मेरे पास में, डूब जाएंगे। तो 20,000 उसके डूबेंगे, उसके क्या हो गया? नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन व्यापारी क्या एक साथ नुकसान नहीं हो, मेरे को नुकसान का पता नहीं चले, नुकसान तो होगा, लेकिन व्यापारी चाहता है कि मेरे को एक साथ नुकसान नहीं हो या नुकसान के बारे में ज्यादा पता नहीं चले में। तो वो क्या करता है, जब वित्तीय वर्ष होता है या वर्ष के अंत में जब लाभ आने का खाता बनाया जाता है, या कभी भी मान लो, वो क्या करता है, 1,000 रुपये एक अलग खाता खोल देता है, एक अलग गल्ला बना लेता है, मान लो खाता खोल देता है, उसमें 1,000 रुपये इकट्ठे करते रहता है। क्या? उसमें 1,000 रुपये इकट्ठे करता रहता है। तो अलग से इसके लिए प्रावधान बना लिया, भैया डूबेंगे पैसे तो इसमें से निकाल लूंगा मैं एक साथ, मेरे को लोड नहीं पड़ेगा। वो क्या है? प्रावधान है। और थोड़े समय के लिए किया जाता है वो लघुकालीन होता है, और लंबे समय के लिए किया जाता है वो दीर्घकालीन होता है। पूरी डिटेल में और आगे पढ़ेंगे अपन, पूरी डिटेल में आगे अपन पढ़ लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपके नहीं समझे तो दोबारा देखो। अब अपने पास में बात करते हैं इसकी गैर चालू, चालू की समझ लिया अपन ने, अब हम बात करते हैं गैर चालू की। जिस प्रकार संपत्ति है उसी प्रकार दायित्व है, और उसी प्रकार गैर चालू है। सेम वो की वो, ठीक विषय विपरीत कर दो, उल्टा कर दो, बात खत्म। गैर चालू, गैर चालू में दीर्घकालीन ऋण, और दीर्घकालीन ऋण यानी अपन ने किसी से लोन लिया है, ऋण लिया है, अपने पास पैसे नहीं थे, जरूरत है पैसों की, और किसी से अपन ने ब्याज पे ले लिए, ऋण ले लिया, लेकिन उसको बोल दिया भैया आपसे ऋण ले रहा हूं लेकिन अभी मेरे पास में पैसे नहीं है। आप 12 महीने बाद में बोलते हो भैया पैसे ला, केडी पैसे था? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेरे पास में 3 साल पहले तो आप बोलना ही मत, या 4 साल पहले तो आप बोलना ही मत, क्योंकि मैंने आपको बता दिया दीर्घकालीन कितना होता है, 3 से 5 वर्षों के लिए ऋण लिया जाता है। यानी वह ऋण जो अपन ने 3 से 5 वर्षों के बीच के लिए लिया है, इतनी अवधि के लिए लिया है, वो कौन सा ऋण है? दीर्घकालीन ऋण कहलाता है। वो अपनी लाइबिलिटीज अपन ने उधार ली, वे चुकाने तो पड़ेंगे, अपने इंसानियत है तो ये कौन सा होता है? दीर्घकालीन ऋण होता है। एक स्थगित कराधान है, देयताएं अपनी जो लाइबिलिटीज है, अपन ने भुगतान नहीं किया, लाइबिलिटीज है, वो कराधान, टैक्स, टैक्स जानते हो ना आप, वो है टैक्स। और इसके बाद में अन्य दीर्घकालीन ऋण भी आ जाते हैं, और कोई लंबे समय के लिए अपन ने लोन लिया है, बैंक से लिया है, या इंश्योरेंस कंपनी से अपन ने, या सरेंडर वैल्यू जो भी है, वो इसमें अन्य में आ जाते हैं। और इसी प्रकार अन्य दीर्घकालीन प्रावधान, प्रोविजन। तो प्रोविजन का अर्थ मैंने दोबारा बता दूं, एक बार बता दी, यानी भविष्य में होने वाली जो हानि है उसकी भरपाई के लिए। किताब में जो लिखा है ना वो देख लेना आप, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के बता रहा हूं, जो भी है वो एकदम क्लियर करते हैं अपन कि प्रावधान क्या होता है, भविष्य में जो हानि होती है उससे बचने के लिए। हानि तो होगी, बचेंगे कैसे? 20,000 डूब गए तो डूब ही गए,
कैसे बचेंगे? प्रावधान करने से बच जाएंगे क्या? नहीं बचेंगे। डूब गए तो डूब गए। कोई राम 5,000 का रुपया खा गया तो खा गया, नहीं ला सकते अपन वापस। वो देगा, उसमें राम बढ़ जाएगा, भगवान घुस जाएगा अंदर, वो तो दे दे तो बात अलग है, और नहीं दे तो नहीं दे दे। और नहीं देगा तो अपन कैसे भरपाई करेंगे? प्रोविजन बना के भरपाई कर लेंगे? नहीं। लेकिन उसने पैसे नहीं दिए, कोई पैसे 5 लाख 4 लाख खा गए अपने पैसे, तो अपन ने अगर प्रावधान बनाया है तो वो लोड है अपने पास में एक साथ नहीं पड़ेगा। वो लोड क्या है? अपने एक साथ नहीं पड़ेगा, अपन को पता नहीं चलेगा, अपन को पता नहीं चलेगा। वो होता है प्रावधान। भविष्य में कोई हानि होने वाली है, अपन को पता है रुपए डूबने वाले, अपन को पता है कि आग लग सकती है, तो उसके लिए अपन पहले से व्यवस्था करें। भैया नुकसान होगा तो इससे ले लेंगे अपन, नुकसान होगा तो इससे अपन ले लें। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, जैसे आपने कोई कोष बनाते हैं, कोष या फंड एक ही चीज है, उसी प्रकार का उससे संबंधित ही क्या होता है? प्रावधान होता है। मिली जुल थोड़ा मिलता जुलता ही है। देखो कोष के बारे में समझाता हूं कि अपने घर में पिताजी है और पिताजी को पता है कि अपनी संतान है, अपना जो लड़की है वो बड़ी हो रही है, या जो लड़का है बड़ा हो रहा है अपना, और अपन को उसको 10 साल बाद में उसका विवाह करना है। 10 साल बाद में उसका विवाह करना है, उसकी शादी करनी है। और शादी करने में पता है कि आजकल इतनी महंगाई का जमाना है, कम से कम करेंगे तो पैसे तो लगते ही, पैसे लगेंगे। और पैसे लगेंगे तो वो क्या करता है? पहले से क्या करता है? उस पैसे इकट्ठे करने लग जाता है। वो एक अलग गल्ला बना लेता है अपना, और वो कमा के आता है महीने के, वो 50,000 रुपए की सैलरी ले रहा है, मान लो 50,000 रुपए महीने के कमा रहा है। इसमें से क्या है 5,000 वो या 25,000 वो इसमें डाल देगा। क्या डाल देगा? 25,000 या 15,000 डाल देगा, उसकी मर्जी है। वो इकट्ठे करता है, ठीक है। तो वो इकट्ठे करेगा तो उसके पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, धीरे धीरे निकाल लेगा, इकट्ठे हो जाएंगे। और जैसे ही विवाह करेगा, उसकी शादी करेगा, तो ये इसमें से निकाल लेगा, इसका विवाह कर दे। एक साथ नहीं देने पड़े उसको। ये क्या? फंड है, कोष है। इसी प्रकार की तरह प्रोविजन भी होता है, वो थोड़ा अलग होता है। एक एग्जांपल और दूं मैं आपको, जैसे अपने कोई परेशानी नहीं आई उस हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। ये प्रोविजन की बात चल गई, तब प्रोविजन के हिसाब से कि अपन आज बाइक लेके आए, मोटरसाइकिल लेके आए। अब अपन को पता है मोटरसाइकिल धीरे धीरे खत्म होगी, उसकी रेट भी कम होगी। अगले वाले पार्ट की थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। अब अपन ने क्या किया? 1 लाख की एक बाइक खरीद के लेके आए, अपन बाइक खरीद के लेके आए। अपन ने क्या किया कि यार इसको 5 साल बाद में और पैसे लगेंगे, पुरानी हो जाएगी, दूसरी लेंगे, पैसे लगेंगे। तो क्या उसने दिमाग पहले लगा लिया? कॉमर्स के बंदे होते हैं ना, दिमाग लगा लेते पहले। उसने क्या किया? भैया ये बाइक 10 किलो, इसने एक गल्ला बना लिया घर पे, अलग पर्स रख लिया, मिट्टी का गल्ला आता है ना, गुल्लक जिसको बोलते हैं, वो लिया है अगला। और इसने उस मोटरसाइकिल को, बाइक को 10 किलोमीटर चलाया, 10 किलोमीटर चलाया, 10 रुपए इसमें डाल दिए। दूसरे दिन इसने 50 किलोमीटर चलाया, 50 रुपए इसमें डाल दिए। जितने किलोमीटर वो चलाता है उतने पैसे जोड़नी है, इसको दिक्कत नहीं आई। 10 रुपए डालते, 50 रुपए डालते, क्यों? और भी तो खर्चा लग रहा है। अब इसने उस बाइक को 30,000 किलोमीटर चला लिया। कितना चला लिया? 30,000 किलोमीटर चला लिया। अब 30,000 किलोमीटर चला लिया तो उसके गल्ले में जो गुल्लक है उसमें कितने रुपए के इकट्ठा हो गए? 30,000 रुपए की नहीं हुई। अब जब नई बाइक लेके आता है, वो जब नई बाइक लेके आता है तो उसकी जो पुरानी बाइक है मान लो 3 साल बाद में, 3 साल में उसने 30,000 किलोमीटर चला लिया, और उसकी बाइक के कितने पैसे मिल रहे हैं उसको बेचेगा सेकेंड हैंड। तो 1 लाख में खरीद के लेके आया था, और वो 40,000 में नगद बिक जाएगी 3 साल बाद में। तो 40,000 तो उसको ये मिल जाएंगे, प्लस 30,000 ये हो गई। टोटल कितनी हो गई? 70,000 रुपए की नहीं हुई, उसको फिर 30,000 और मिलाने पड़ेंगे, नई बाइक आ जाएगी। ये बात है डेप्रिसिएशन की, लेकिन मैंने बता दिया। इसी प्रकार ही क्या होता है प्रोविजन। इसमें अपन हानि की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हानि की बात करें। भविष्य हानि हो रही है, इसके पहले ही अपन इंतजाम कर लें, भैया हानि होगी तो इसमें से निकाल के इसको दे देंगे, भरपाई कर लेंगे अपने। जो एक साथ है, जो
लोड होता है, बर्डन होती है, वो नहीं आएगी। तो आज ज्यादा हो गया, चलो आज अपना जो चैप्टर है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर नहीं समझ में आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट करना। और क्योंकि मैं आपको टोटल वीडियो इस पर आपको पढ़ाने वाला हूं, मैंने लक्ष्य ले लिया कि आपको मैं टोटल सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा इस पे और टोटल चीजें बताऊंगा मैं आपको। तो आपका धन्यवाद।